वंदे मातरम। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके पहले जो लैंकास्टर की थियरी है तो उसको हमने बहुत बढ़िया से बताया है। लैंकास्टर ने बताया था कि जो उपयोगिता सिद्धांत है ना, अर्थात वस्तु की उपयोगिता, उन्होंने कहा था कि जो किसी भी चीज़ है ना, इसके पहले जो भी था लैंकास्टर के पहले क्या था कि वस्तु की मांग क्या है, कि जो वस्तु की उपयोगिता, वस्तु की मात्रा उपयोगिता देती है। कई लोगों ने कई चीज़ कहा कि भाई वस्तु की मात्रा उपयोगिता देती है, ठीक है ना, उसके पहले की, ठीक है। बाद में क्या क्या बहुत सारी कई थियरीज आई हैं, ठीक है। तो उसके बाद लैंकास्टर ने आया तो उन्होंने कहा नहीं, वस्तु की मात्रा नहीं, किसकी क्या देती है उपयोगिता, वह है उसके अंदर जो गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो इसे हम थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ यूटिलिटी या थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स डिमांड भी बोलते हैं। क्योंकि जो डिमांड की थियरी है ना, उस जो डिमांड थियरी है, वस्तु की डिमांड, वो उपयोगिता के अंदर हम पढ़ते हैं, उसी को हम उपयोगिता के अंतर्गत पढ़ते हैं। यूटिलिटी थियरी उसी को बोलते हैं। और उसी के अंदर लैंकास्टर की थियरी बाद में आती है। और उन्होंने कहा था कि उसके पहले जितने भी सिद्धांत आई उसके बारे में, उपयोगिता के बारे में वो क्या है, वो ये बता रही है कि वस्तु की उपयोगिता उसकी मात्रा इत्यादि से निर्भर होती है, कि जितनी मात्रा में आप उपभोग करेंगे उससे उपयोगिता आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन लैंकास्टर कहते हैं कि आप जो वस्तु की उपयोगिता है वो उसके गुण के कारण मिलता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं इसके बारे में, हमने हमारे इस सीरीज में आपको मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आप डालेंगे तो। और हो सकता है उसमें देखिए काफ़ी पहले की बात है, काफ़ी वीडियो उस समय हमारे पास इतनी मतलब कि पूरा बढ़िया कैमरा वगैरह नहीं थे, तो अभी भी उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बढ़िया है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी उसमें, PDF नहीं था, केवल हम समझाते थे वैसे बोर्ड पे। तो हो सकता है कि आपको कुछ, वैसे तो सब समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आए फिर भी तो आप कमेंट करें तो हम ज़रूर बताएंगे, कोशिश करेंगे बताने के लिए, ठीक है। तो आप ज़रूर समझेंगे। चलिए अब देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा था ना, डिमांड की 3 स्थितियाँ होती हैं, स्थितियाँ। सबसे पहले होता है निश्चित या सर्टेनिटी, दूसरा होता है अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता की दशा, तीसरा होता है रिस्क या जोखिम की दशा। 3 स्थितियाँ जो इसमें आपने ऊपर देखा है, ठीक है। और इस निश्चित दशा में हमने अभी तक जितना लैंकास्टर तक पढ़ा, जिन्होंने 1966 में अपना बुक लॉन्च किया, तो उसको वहाँ तक अगर आप पढ़ते हैं ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, निश्चितता की दशा। लेकिन उसके बाद जब पढ़ेंगे ना तो हम अनिश्चितता की दशा में, अर्थात हमें अनिश्चितता की स्थिति में भविष्य के बारे में निर्णय लेना, मतलब अनिश्चितता के बारे में बात करना, ठीक है। उपयोगिता की बात या डिमांड की बात, देखिए डिमांड का अध्ययन उपयोगिता के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता की बात अगर हम भविष्य में करते हैं ना तो किसकी बात कर रहे हैं, अनिश्चितता की बात कर रहे हैं। या निर्णय की बात अगर हम भविष्य में कर रहे हैं अर्थात अनिश्चितता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और संकट भी है और उसमें भी निर्णय लेना है, अर्थात हम क्या बोल रहे हैं, जोखिम का काम कर रहे हैं। सो इसीलिए 3 प्रकार के डिमांड होते हैं, एक सर्टेनिटी मतलब निश्चित दशा में, दूसरा होता है अनसर्टेनिटी अनिश्चित दशा में, तीसरा होता है रिस्क या जोखिम की दशा में। स्पष्ट है हमें लग रहा है। चलिए लास्ट में इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो आपको सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन यू हैव टू लर्न। चलिए इसके बाद क्या होता है, जो अनिश्चितता की दशा में अब हम बढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहली थियरी है उसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं बर्नौली पैराडॉक्स, ठीक है। और होता क्या है कि एक स्विट्जरलैंड के अर्थशास्त्री से, जिन्होंने 1732 में कहा जाते हैं, जेम्स पीटर्सबर्ग, क्या नाम है उसका, सेंट पीटर्सबर्ग, ये रसिया में है, ठीक है। तो वहाँ पे जाते हैं और उन्होंने कुछ अलग, वो अल्प प्रवास के दौरान अर्थात घूमने के लिए गए हैं रसिया में। और फिर उन्होंने एक चीज़ देखा, और उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति, जैसे जो लोग जुआ खेलते हैं ना, जुआ, वो 50% मतलब कि जीतने और हारने की दशा में भी, जिसे हम बोलते हैं फेयर गेम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेयर गेम। फेयर गेम क्या है, फेयर गेम का मतलब ये होता है कि 50% आपकी जीतने की स्थिति है, 50% हारने की। अर्थात अगर 10 रुपया आपने लगाया है, 10 रुपया बेट लगा रहे हैं, तो या तो 10 रुपया हार जाएंगे या 10 रुपया जीत जाएंगे। बस इतना है कि या तो 10 रुपया हार जाए, चीटी थी, सॉरी, 10 रुपया हार जाए या 10 रुपया जीत जाए, ठीक है। चलिए अब इस स्थिति में, इसी को हम फेयर गेम बोलते हैं। तो ये ऐसी स्थिति की 50% हारने और 50% जीतने की चांस थी, फिर भी जो उपभोक्ता है अर्थात वहाँ के लोग हैं, फिर भी वो अपना दाव नहीं लगा रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे जो वहाँ के जुआरी थे। तो यही चीज़ें, इसी को उन्होंने बर्नौली पैराडॉक्स कहा, जिसे हम सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स भी बोलते हैं,
ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स क्या है, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जितना हम बोल रहे हैं उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। बाद में थियरी ऑफ, देखिए बाद में क्या होता है, ये यहीं पे स्किप कर गया, ये यहीं पे स्किप कर गया, लेकिन इसका वैज्ञानिक परीक्षण कब होता है, 1944 में, जब थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर आता है, जिसे हम जॉन वान न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टन ने 1944 में एक किताब दिया था, वही थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक, और इसमें इन्होंने पूरा एक वैज्ञानिक ढांचा प्रस्तुत किया, पूरा एक वैज्ञानिक ढांचा प्रस्तुत किया और कहा कि जो सेंट पीटर्सबर्ग की बात हो रही है, अब जो विरोधाभास है वो क्यों है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग में जो विरोधाभास हुआ है, आखिर वो किस कारण से हुआ, वो सारी बातें इन्होंने बताया। देखिए इसके आगे जाने से पहले एक चीज़ और है जिसे हमें जानना चाहिए। बर्नौली परिकल्पना या सेंट पीटर्सबर्ग जो विरोधाभास है ना, उसे निकोलस बर्नौली ने दिया था। किसने दिया था? निकोलस बर्नौली ने। उसको स्पष्ट किया था इनके बेटे ने, इनका नाम था, एक सेकेंड, इन्हीं के बेटे ने स्पष्ट किया था इसको, ठीक है। जैसे हम डेनियल बर्नौली बोल रहे हैं, डेनियल बर्नौली। तो ये चीज़ें आपको जानना होगा कि सबसे पहले निकोलस बर्नौली ने दिया था, लेकिन उसको जो वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने का श्रेय है वो NM अर्थात न्यूमैन और मॉर्गनस्टन को है, लेकिन उसको स्पष्ट जिसने किया सबसे पहले वो डेनियल बर्नौली है। तो इसे क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डेनियल बर्नौली की बात। तो उनके बेटे डेनियल बर्नौली क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि लोग अगर 50% मतलब कि 10 रुपया, अगर 100 रुपया लगाया, ठीक है, बाजी में, और 10% जीते, 10 रुपया मतलब हो सकता है हार जाए, हारने पर हो सकता है 10 रुपया जीत जाए जीतने पर, अर्थात तो जब हारेगा तो 100 रुपये में से 90 रुपया रहेगा और जीतेगा तो 100 रुपया में से 110 रुपया हो जाएगा। तो इस स्थिति में अर्थात एक प्रकार का श्रेष्ठ गेम है, जीतने हारने के चांसेस 50-50 है, तो फिर भी नहीं, इसलिए नहीं लगा रहा है ना, क्योंकि इसमें उपयोगिता इसको चाहिए, इसे मौद्रिक लाभ से मतलब नहीं है, इसे उपयोगिता चाहिए। ये कौन बता रहा है? डेनियल बर्नौली। उन्होंने कहा था कि लोग अपने मौद्रिक आय को नहीं बल्कि उपयोगिता को अधिकतम करना चाहते हैं, प्रत्याशित एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, प्रत्याशित उपयोगिता को अधिकतम करना चाहते हैं। और इन्होंने ये भी कहा था कि जैसे आपने जानते हैं, इन्होंने कहा था कि जो मुद्रा है ना, उस पर ह्रासमान नियम लागू होता है, अर्थात ह्रासमान डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात एक तरीके से आप बोल रहे हैं ह्रासमान सीमांत सिद्धांत का ह्रासमान नियम लागू होता है कि जैसे जैसे मुद्रा बढ़ेगा, आपकी जो मुद्रा की जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ मनी, वो कम होती जाएगी। अर्थात अगर 100 रुपया है आपके पास तो वैल्यू ज़्यादा रहेगी, 200 रहेगा तो थोड़ा सा कम, 5000 रहेगा तो थोड़ा सा कम। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है 200 रुपया, तो आप खर्च नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर 1000 रुपया रहेगा तब तो कोई मांगे अगर 100 रुपया तो दे देंगे कि नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी, जो उपयोगिता है, वो कम हो रही है। इसीलिए उन्होंने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता की बात की मुद्रा में। तो डेनियल ने कहा था, डेनियल बर्नौली ने, कि जो निकोलस बर्नौली कह रहे हैं ना कि 50% पे लगा रहे हैं बाजी, वहाँ पे लगा, मतलब कि बाजी लग रहा है और फिर ये लोग लगा नहीं रहे हैं, तो इसको उन्होंने, तो उसको डेनियल बर्नौली ने समझाया कि देखिए वहाँ पे हो सकता है कि अगर वो जीते तो उनको पैसा ज़्यादा हो, लेकिन लाभ जो है यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता के रूप में कम होगा। उसी चीज़ को देखिए फिगर में इन्होंने बताया है। देखिए किस प्रकार से, देखिए इन्होंने जो एक्स एक्सिस पे, देखिए 2 एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस को वाई बोल रहे हैं, इधर है एक्स एक्सिस, जिसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम एक्स बोल रहे हैं। तो जो वाई एक्सिस है ना, उसे कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है, और एक्स एक्सिस पे हम आय दिखा रहे हैं एवं आय दिखा रहे हैं, ठीक, मुख्य रूप से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इन्होंने बताया एक कितना बढ़िया डायग्राम, एक कॉनकेव डायग्राम, टोटल यूटिलिटी की एक कॉनकेव डायग्राम बनाया, ठीक है, एक कॉनकेव डायग्राम, एक सेकेंड, एक कॉनकेव डायग्राम बनाया यहाँ पे, और इन्होंने बताया है, और यहाँ पे यूटिलिटी है और यहाँ पे आय है। इन्होंने कहा था कि अगर आय मान लीजिए ना, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90 लिखा है और यहाँ पे 110, ठीक है, ऐसे ही। तो अब मान लीजिए अगर 100 रुपया मान लीजिए हमारे पास आय है, ठीक है, और हमें इन्वेस्ट करना है, तो अगर जो हारेगा तो 90 रुपया हो जाएगा,
क्योंकि 10 रुपया कर रहा है ना, उसके पास 100 रुपया बाजी लगा रहा है, लेकिन उसके पास जीतने पे कितना मिलेगा 110 और हारने पे 90। तो जब जीत रहा है ना तो इसकी मौद्रिक आय तो बढ़ रही है लेकिन उपयोगिता इसकी कम बढ़ रही है। लेकिन वही हार रहा है ना तो मौद्रिक आय तो कम हो रही है, मौद्रिक आय तो कम हो गई, लेकिन जो हारी गई मात्रा में है ना वो उपयोगिता है वो पहले की उपयोगिता से ज़्यादा कम है। अर्थात 100 रुपया से जब 110 रुपया हो रहा है ना तो उपयोगिता में बहुत कम वृद्धि हो रही है। लेकिन जब उपयोगिता मतलब महत्व, आप इतना समझिए, उपयोगिता मतलब इम्पोर्टेंस या महत्व, ठीक है। तो अर्थात अगर 100 से 110 रुपया बढ़ रहा है ना तो उपयोगिता में या महत्व में थोड़ा सा वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर वही 100 से 90 रुपया हो जा रहा है, 10 रुपया कम हो जा रहा है, तो उसका महत्व बढ़ जा रहा है, उपयोगिता बढ़ जा रही है या महत्व उसका ज़्यादा बढ़ रहा है। आपके पास जितना कम पैसा होगा आपको, जाहिर सी बात है, उसकी उपयोगिता अर्थात उसका महत्व बढ़ता जाएगा। आप उसको किसी को देना नहीं चाहेंगे, लेकिन जैसे लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख होता जाएगा तो उसका महत्व, आपके महत्व तो रहेगा लेकिन पहले की तुलना में कम होगा। उन सारे पैसों का खर्च करना चाहेंगे आप बहुत बढ़िया तरीके से। तो बस उसी सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पे समझाया, किसने, डेनियल बर्नौली, ठीक है, ये निकोलस बर्नौली के पुत्र हैं। और फिर उसी को दिखाया गया फिर यहाँ पे कि मुद्रा के सीमांत पे दूसरे चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो यहाँ पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है और यहाँ पे मुद्रा है, मतलब कि कुल मुद्रा। तो मुद्रा देखिए, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 100 रुपया है मुद्रा और फिर यहाँ से 90 रुपया हो जा रही है तो इसकी उपयोगिता या इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और अगर मार्जिनल यूटिलिटी या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा है, ठीक है, और अगर वही मुद्रा अगर 100 से 110 हो जा रही है तो उसकी उपयोगिता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। उपयोगिता देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे ही 100 से 110 रुपया हो रहा है ना तो मुद्रा की जो मूल्य है अर्थात उपयोगिता वो तो बढ़ रहा है, हम उपयोगिता के स्तर में वृद्धि तो हो रही है। लेकिन जब 90 जैसे वही 100 से 90 रुपया हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो है ना उपयोगिता में क्या हो जाएगी, ज़्यादा कमी हमें लगेगी। वही एग्जाम्पल हम देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर 90 रुपया हो जा रहा है ना तो उपयोगिता ज़्यादा है जब 110 रुपया है। भले ही इसका मौद्रिक आय इसकी तुलना में भले ही 110 रुपया मौद्रिक रूप में 90 से ज़्यादा है, लेकिन उपयोगिता में क्या, कौन ज़्यादा है, 90 वाला। तो इसीलिए वो क्या चाह रहा है कि हमें जैसे जितना पैसा कम होता जाता है उसका जो वैल्यू, इम्पोर्टेंस, उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसीलिए वो पैसा को नहीं लगाना चाह रहा है उसमें, गेम में, फेयर गेम में भी। एक और चित्र है, उन्होंने कहा था कि अगर उपभोक्ता रेशनल हो, अर्थात रेशनल हो कोई उपभोक्ता, ठीक है, तो वो अगर 100-50 की स्थिति होगी, एग्जाम्पल, अर्थात 100 अगर मान लीजिए 100-50 की स्थिति मतलब 100% जीतने का चांस होगा, 50% हारने का। इसका मतलब यह है कि अगर 10 रुपया लगाएंगे तो 20 रुपया जीतेंगे, मतलब टोटल जीत जाएंगे। 100 रुपया, 10 रुपया एक्स्ट्रा, 10 रुपया अगर आपने 100 रुपया लगा रहे हैं ना तो 10 रुपया में जैसे मान लीजिए कि आपको हारना जीतना है, तो अगर मान लीजिए 10 रुपया पे 10 रुपया लगा रहे हैं और जीतने पे आपको 120 मिले, 10 एक्स्ट्रा मिले अर्थात 100%, और वही अगर हारने पे 90 मिले अर्थात तब 50%, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर आप जीत रहे हैं ना तो आपको 50%, और अगर हार रहे हैं तो आपको 1 सेकेंड 100% की स्थिति है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 50% तब होता है जब 10 रुपया हारने और जीतने की संभावना है। तो अगर मान लीजिए 10 रुपया नहीं 20 रुपया जीतने और 10 रुपया हारने की संभावना है तो 10 रुपया की जगह 50 लिख दिए और जो 20 रुपया उसकी जगह पे हम 100 लिख दिए। समझ में आ रहा है, बस वही है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति होगी कि 100 रुपया लगा रहा है और जीतने पे 120 मिलेगा, हारने पे केवल 90 मिलेगा, तो भी वह बाजी का चुनाव उपयोगिता के हिसाब से करेगा। लेकिन फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो ये ट्रायंगल है जिसे कहते हैं ए, देखिए यहाँ पे कुछ माना होगा, 1 सेकेंड हम आगे देख लेते हैं क्या माना गया है उसके हिसाब से। हाँ, ABEF ABCD, देखिए अब देखिए इन्होंने माना है, देखिए ये बाजी का चुनाव। फिर भी अगर मान लीजिए इतना पैसा अगर मिल रहा है ना, जीतने पे 120 और हारने पे 90, तो भी जो रेशनल अर्थात जो उपभोक्ता है ना वो अपने विवेकशीलता के हिसाब से निर्णय लेगा। अर्थात अगर उससे उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी
तो उससे नहीं डलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वही 100 से 90 हो जा रहा है ना, 100 से 90, तो उपयोगिता में ज़्यादा कमी हो रही है। रेदर देन अगर 100 रुपया से 120 हो जा रहा है उसकी तुलना में, अर्थात अगर 100 से 120 हो रहा है तो उतना लाभ है इसको नहीं लग रहा है उपयोगिता के रूप में। लेकिन वही 9 रुपये अगर 100 से 90 अगर घट मतलब 10 रुपया घट जा रहा है, 100 से 90 हो जा रहा है, तो इसको उपयोगिता की ज़्यादा हानि हो रही है, अर्थात इसका महत्व ज़्यादा हो रहा है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, ए, एफ, डी और सी। ठीक है, ए, एफ, डी, सी, या बोल सकते हैं ए, एफ, डी और बी। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। तो अब मान लीजिए, और यहाँ पे मान लेते हैं ए, एफ, डी और बी, यहाँ पे सी मान लेते हैं, यहाँ पे ई मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब ले सकते हैं। तो जो ए, एफ, डी और बी है ना, अर्थात ए, एफ, डी और बी इट इज़ ग्रेटर देन, क्या नाम है, बी, डी, ई, बी, डी, एक सेकेंड, ए, एफ, डी और सी, ए, एफ, डी और बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, डी, ई, सी, बी, डी, ई और सी। तो अर्थात जो उपयोगिता है ना, फिर भी ये ग्रेटर देन है एफ डी, जो ए वाली स्थिति है ये ग्रेटर है इसकी तुलना में, और इसीलिए हमने कहा कि ए, एफ, डी, बी इज ग्रेटर देन बी, डी, ई और सी की। अर्थात 120 रुपया भले ही जीत रहा है, लेकिन उसकी जो है ना, उसका लाभ कम है हानि की तुलना में। अर्थात हार रहा है तो ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है जीतने की तुलना में, जीत रहा है तो जितना लाभ हो रहा है ना, उससे ज़्यादा उसको हानि सहना पड़ रहा है जब वो 10 रुपया लॉस कर रहा है। उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है 100 रुपये का, क्योंकि उसके पास केवल 100 रुपये है। ठीक है, चलिए अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूमैन मॉर्गस्टन। ठीक है, न्यूमैन मॉर्गस्टन की विधि। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें जो एन मतलब कि न्यूमैन और मॉर्गस्टन है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए, इन्होंने उपयोगिता को मापने के लिए एक यूटिलिटी इंडेक्स दिया, जिसके द्वारा आप उपयोगिता को माप सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना कि आप जुआ में और बहुत सारी चीज़ों में आप लगाते हैं पैसा, सट्टा में, जुआ में, बीमा इत्यादि जगह आप क्या कर सकते हैं, पैसा को निवेश करते हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें कितना जुआ, लॉटरी इत्यादि में तो हमें कितना लाभ हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ मान्यताएं हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति का उद्देश्य जोखिम या अनिश्चितता की स्थिति में प्रत्याशित उपयोगिता। देखिए, व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है ना, जोखिम या अनिश्चितता अर्थात जो अनसर्टेनिटी है ना, उस स्थिति में भी अपनी उपयोगिता को अधिकतम करे। मतलब अगर अनिश्चितता की स्थिति है, अनसर्टेनिटी की, हमें आगे पता नहीं कैसा निर्णय होगा, लेकिन वो किसके ध्यान में होगा कि हम उपयोगिता को क्या कर सकें, अधिक से अधिक। ये नहीं कि मुद्रा हमें अधिक चाहिए, ठीक है, उपयोगिता को अधिक चाहिए। दूसरा मान्यता है कि उपभोक्ता चुनाव सकारात्मक होता है। देखिए, सकारात्मक को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 चांसेस हैं, ठीक है, 2 चांसेस जीत, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 चांस जीत के हैं, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अर्थात ठीक है, अगर ए में कोई उपभोक्ता अगर ए के द्वारा जीतता है बी की तुलना में, अर्थात 2 अवसर उपलब्ध हैं जीत के, बी जीत और ए जीत, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर पसंद कर रहा है ए अगर जीतेगा तो। 2 खेल है ना, 2 खेल मान लीजिए, 2 खेल में एक ही व्यक्ति खेल रहा है। तो अगर मान लीजिए ए में खेलता है, ए में जीतता है और बी में जीतता है, ठीक है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा पसंद किस में जीतना है, ए में जीतना है। ए वाले खेल में अगर मान लीजिए 2 खेल खेल रहा है, अगर वो ए में जीत रहा है और बी में जीत रहा है, तो सबसे ज़्यादा पसंद उसको ए को करता है, ए में जीतना सबसे ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, पसंद कर रहा है, ठीक है। और वही अगर मान लीजिए क्या कर रहा है कि अगर ये 2 और स्थिति वो बी में जीते या सी में जीते, ठीक है, बी में जीत रहा है और सी में जीत रहा है, तो इन दोनों में से अगर पसंद करना हो तो बी को कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा स्थिति उन्होंने कहा कि ए और सी में अगर जो जीत होगा, अर्थात ए खेल में जीता, बी खेल में जीता, तो इसमें सबसे ज़्यादा खेल किसको, कौन सा पसंद आया, ए वाला। और अगर बी में और सी में अगर जीता तो सबसे ज़्यादा पसंद आया बी वाला। तो अगर केवल ए और सी उपलब्ध होगा, ए और सी उपलब्ध होगा, तो कौन सा जीत उसको बेहतर लगेगा, दैट इज़ ए ग्रेटर देन सी। इसे हम बोलते हैं चुनाव की सकारात्मकता या ट्रांजिटिविटी ऑफ
डिसीजन एक तरीके से बोलते हैं, निर्णय लेने की सकारात्मकता या चुनाव की सकारात्मकता वहाँ पे दिया गया है, बस वही है और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। 3 संभावनाएं अगर हैं ए तथा बी और सी, यदि इसमें संभावना बी निश्चित तथा ए सी निश्चित है, जिनके प्रायिकता क्रमशः तथा इतने हैं, तो निश्चित पुरस्कार भी तथा ए और सी प्रत्याशी संभावना के तटस्थ हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए 3 है ना, 3 इन्होंने माना है कि अगर मान लीजिए 3 ऐसे निर्णय हैं, ठीक है, बी निर्णय जिसमें हमें लाभ निश्चित है, और ए और सी निर्णय है जिसमें हमें लाभ अनिश्चित है, ठीक है, तो बी को तो वो निश्चित मानेगा, अगर बी ऑप्शन देगा तो वो लेगा, लेकिन ए और सी में तटस्थ होगा। तटस्थ मतलब कि जो उसमें ज़्यादा बढ़िया होगा उसके ऊपर वो चला जाएगा। तटस्थ है, बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं है कि ए के परमानेंट रहेगा या सी के परमानेंट रहेगा, जिसमें उसको ज़्यादा लाभ दिखेगा उसी के प्रति वो चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने उपयोगिता को गणनावाचक मापने का प्रयास किया है, अर्थात उपयोगिता की गणना करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब इन्होंने 3 स्थितियाँ दी है। अगर मान लीजिए 3 स्थितियाँ है ना, ए बी और सी, समझ रहे हैं ना, ए बी और सी, और इन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए कोई स्थिति है और हम एक्सपेक्टेड लिखते हैं, कोई भी अगर हम स्थिति देते हैं ना तो एक्सपेक्टेड लिखते हैं, और जब यहाँ पे हम ले रहे हैं ना तो हम यूटिलिटी के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर यूटिलिटी हम ले रहे हैं इसका मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की बात हो रही है। अगर मान लीजिए कोई ए है ना, उसकी यूटिलिटी यू ए है, कोई ए है उसकी यूटिलिटी यू ए है, और बी है उसकी यूटिलिटी क्या है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी है यू बी, ठीक है। अब इन्होंने 3 स्थितियाँ बताई, 3 स्थितियाँ हो सकता है। मान लीजिए कि बी निश्चित है, एक पहली स्थिति क्या हो सकती है कि बी तो निश्चित है, तो बी को चूज कर ले, पसंद कर ले क्योंकि निश्चित है, या तो ए और सी को पसंद कर ले। दूसरी, या तो बी और ए सी के बीच तटस्थ रहे, या बी को न पसंद करे ए सी की तुलना में। यही 3 निर्णय हो सकते हैं ना, या तो बी को पसंद करे, या तो दोनों बी और ए सी को, मतलब कि दोनों को चुन सकता है तटस्थ रहे, या तो केवल ए तथा सी को चुने, बी को छोड़ दे। तो ये कब होगा, इन्होंने कहा था ना, देखिए यूटिलिटी निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया है, उसका अप्लाई हम लोग करेंगे। सारी चीज़ों को लिखते जाना है जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज बुक में नहीं है, थोड़ा सा दूर आगे पीछे है, तो अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो किताब में सब दिया है जैसे हमने स्क्रॉल किया, तो आपकी मर्जी, दैट्स ठीक है, योर चॉइस। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब इन्होंने कहा था कि जब यूटिलिटी ऑफ ए को देखें है ना, तो यूटिलिटी की ए की जो घटने की जो संभावना है वो पी है, और बी के यूटिलिटी ऑफ बी के घटने की संभावना है, मतलब कि जो बी की पॉसिबिलिटी है ना उसको घटने की संभावना 1 माइनस पी है। पी मतलब जो 1 है ना, इन्होंने माना जो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी को इन्होंने 1 के बराबर माना है, मतलब 1 बराबर 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पॉसिबिलिटी इक्वल टू 1%, मतलब कि पॉसिबिलिटी इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, मतलब प्रत्याशित, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रत्याशित, पी इक्वल टू 1 है, और यह किसके बराबर 100% प्रत्याशित अर्थात प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के बराबर है। तो अगर हम क्या बात करें, जैसे कि मान लीजिए अगर ए के लिए पी है तो बी के लिए क्या है, पी को इधर कर देंगे, एक में से इसको घटा देंगे पी को, तो हमें इसका मान, क्योंकि चूंकि अब हो सकता है वो 0 से लेके 1 के बीच वेरी करेगा पी का मान, तो इतना ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इसको पूरा इसको ओपन कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि जो यूटिलिटी ऑफ ए है उसके लिए पी है, ए घटित होने से जो उसकी यूटिलिटी मिल रही है उसकी पॉसिबिलिटी ये है, और जो बी चीज़ चांस घटेगा या जो बी घटेगा ना उस निर्णय, मतलब कि आएगा भी जो आएगा आंसर, उसमें उसकी जो यूटिलिटी मिल रही है जिसे हम यू भी बोल रहे हैं, और उसको हम पर जो प्रत्याशित उपयोगिता कितना मिलेगी 1 माइनस पी। तो इन्होंने कहा था कि पी, इन्होंने फार्मूला दिया उपयोगिता को मानने के लिए कि अगर पी यू ए प्लस 1 माइनस पी यू बी, अगर, मतलब कि ये फार्मूला है, अगर ये बी से ज़्यादा होगा
तो इसको लोग मानेंगे, मतलब कि उपभोक्ता मानेगा। अगर बी के बराबर होगा तो दोनों में से मान सकते हैं, अगर बी से कम होगा तो बी वाले को मानेंगे। तो यही निर्णय 3 ले सकता है। और बस यही है कि उसको उन्होंने क्या किया है कि फार्मूला के माध्यम से लिख के बताया है, तो हम उसी को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन्होंने कहा कि अगर माना कि अगर यूटिलिटी ऑफ ए अर्थात ए की जो यूटिलिटी वो कितना मिल रही है 100, अर्थात ए जो चांस आ रहा है ना उससे यूटिलिटी 100 मिल रही है। जो सी चांस है, बी को तो स्थिर माना है और 75 मान लिया, 75 मान के स्थिर मान लिया। ठीक है, बी इक्वल टू 75 मान के स्थिर मान लिया। अब ए और सी की बात है। ठीक है, तो अगर जब ए को माना है तो उसमें इन्होंने फार्मूला यूटिलिटी ऑफ ए कितना माना है, एक सेकेंड, यूटिलिटी ऑफ ए से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो 100 है। दूसरा है जो कि बी तो निश्चित है, अब इन्हीं दोनों में चेक करना। तो यूटिलिटी ऑफ ए कितना है, 100 है। और यूटिलिटी ऑफ सी अर्थात जब सी चीज चांस जीतने का जब जीत जाएंगे तो उससे कितना यूटिलिटी मिलेगी, बी। तो जो प्रायिकता होती है ना, देखिए अगर पॉसिबिलिटी होगी हार जीत की, अगर जहाँ हार जीत की होगी तो हार और जीत दोनों को जहाँ आप जोड़ देंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जितना पर वो सारी चीज़ें शून्य आते हैं, मतलब जितना रुपए पे वो सारा प्रायिकता शून्य आएगा उसमें हम निवेश करेंगे। जहाँ पे हार और जीत की संभावना शून्य होती है वहाँ पे व्यक्ति निवेश करता है ताकि उसका पैसा बर्बाद ना हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ ए 100 है, यूटिलिटी ऑफ सी 100 है, तो बस उसी फार्मूले पे रख दीजिए, उसी फार्मूले पे। और जो पास प्रोबेबिलिटी है वो 0.80 है, तो 1 माइनस पी कितना हो जाएगा, 0.80 को 1 में से घटा देंगे तो 0.20 बच जाएगा। समझ रहे हैं। अब इसको जब कैलकुलेट करा, यूए के जगह पे इन्होंने क्या रखा है, 100 रखा है, उसको गुणा कर दिया 80 से, 80 से गुणा कर दिया, और प्लस ए माइनस पी के जगह पे 0.20 रखा है, और फिर सी अर्थात यूसी अर्थात 20 से गुणा कर दिया। अब जब इसको सॉल्व किया ना वो 84 आया है। और जब 84 आया सर, अर्थात यूए और यूसी की मान 84 आया है, तब यूटिलिटी ऑफ बी तो 75 स्थिर है। अर्थात क्या हो रहा है, अर्थात जो ए और सी है ना यहाँ पे इज ग्रेटर देन यू बी। ठीक है, अर्थात यूटिलिटी ऑफ ए और सी इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ बी जो 75 है और ये 84 है। तो वो निर्णय बी को नहीं लेगा, वो किसका लेगा, ये ए और सी में से पसंद करेगा और बी का निर्णय नहीं लेगा। अब बस उसी प्रकार से है, और आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अगर यूए है 130 और यूसी है 20 और प्रोबेबिलिटी 50 है, तो ए तथा सी का प्रत्याशित उपयोगिता कितना हो जाएगा, दोनों की प्रत्याशित उपयोगिता बस पी यू ए प्लस 1 माइनस पी यू सी जो फार्मूला है ना इस पर रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो 75 आ रहा है, और जब 75 आ रहा है इसका मतलब बी के बराबर आ रहा है तो तटस्थ है, तो किसी को चूज कर सकते हैं, अर्थात ए और सी, और बी के अर्थात बी के बराबर है क्योंकि बी बराबर 75, इसके बराबर भी 75 है और इसके बराबर भी 75 है, तो दोनों में से कोई चूज कर सकता है। ठीक है, और तीसरा होगा, एक सेकंड, तीसरा होगा, बस यही है कि तीसरा अगर होगा ना तो अगर उससे ज़्यादा होगा मतलब उससे कम होगा तो बी को प्रीफर करेगा। अर्थात इसका मान तीसरा में अगर मान लेते हैं कि जो ए वाला फार्मूला है ना इसका मान कम है यूटिलिटी ऑफ बी से, अर्थात ए और सी की जो यूटिलिटी है ना वो बी से कम है, तो लोग क्या करेंगे, बी को पसंद करेंगे। बस यही है और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे जो पी ए, अब लॉटरी की प्रत्याशित मौद्रिक मुद्रा क्या होगी, अगर ए इसका जो लॉटरी की प्रत्याशित मौद्रिक मुद्रा का जो फार्मूला है ना वो है P इंटू ए प्लस 1 माइनस पी इंटू बी। ए मतलब ए चांस पे मुद्रा, बी मतलब जब बी में अगर जीतेगा तो उस पर मुद्रा। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए जो P है ना प्रोबेबिलिटी का मान भी यहाँ पे दिया होगा, प्रोबेबिलिटी का मान भी दिया होगा, हाँ 50-50 है, मतलब 0.50 है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अर्थात 50% है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, P और A को गुणा करेंगे और फिर 1 माइनस P और B को गुणा करेंगे, तो मौद्रिक रूप में निकल जाएगा, मौद्रिक रूप में, रुपया के रूप में। कितना रुपया, 5000 रुपया। देखिए यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे कैलकुलेशन किया 1/2 इंटू 500 प्लस इन्होंने ए का मान 5000 माना है, बी का मान बी मतलब बी वस्तु का मान जो मौद्रिक रुपया मिलेगा वो 20 रुपया है, तो दोनों को उसके जोड़ दिया यूटिलिटी से, तो 2510 रुपया आ रहा है। परंतु न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न ने प्रत्याशित उपयोगिता को माना था, न कि प्रत्याशित, ये मौद्रिक मूल्य एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, लेकिन उन्होंने प्रत्याशित उपयोगिता अर्थात जिससे जो उपयोगिता मिल रही है ना उसको चाहिए, उन्हें पैसा से उन्हें मतलब नहीं है।
अगर मान लीजिए 5000 से चूँकि हम जानते हैं एक थियरी तो हम जानते हैं कि उपयोग जैसे जैसे मुद्रा बढ़ता है उसका जो मूल्य है वो कम होता है, उससे उपयोगिता कम मिलती है। तो अगर 5000 की वैल्यू ज़्यादा 5000 ज़्यादा रुपया है तो मान लीजिए इससे 400 मिल रहा है उपयोगिता, 220 वैल्यू कम है मात्रा पैसा का, तो इसका मतलब उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगा, अर्थात हम मान लेते हैं 20 इसका यूटिलिटी टू 400। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे ना तो ए आता है 210, एक सेकेंड, ये जब आता है ये कितना आता है 210। जब 210 आता है ना तो ये यूटिलिटी की मात्रा है। यूटिलिटी को हम किससे दिखाते हैं? यूटिल से। यूटिलिटी को हम यूटिल से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये यूटिलिटी की मात्रा है। अब देखिए इन्होंने कहा था इंडेक्स बनाने के, इन्होंने कहा था ना कि अगर x अक्ष पर मुद्रा की मात्रा और y अक्ष पर यूटिल को लेकर कुल उपयोगिता वक्र बनाया जाए। तो इन्होंने कहा था कुल उपयोगिता वक्र कैसे बनेगा। देखिए इन्होंने कहा था कि कुल उपयोगिता वक्र, तो हमने कई सारी चीज़ें मान ली है कि अगर मान लीजिए आपके पास 1500 रुपया है और उपयोगिता को आपको मानना होगा, ऐसा कोई ये नहीं है चूँकि अनिश्चित है। तो और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही जो 5000 है ना वो किसी एक व्यक्ति के लिए 400 उपयोगिता देगा, किसी के लिए 500, किसी को 600। तो ये अगर हम मान लें कि जो 1500 का यूटिलिटी है वो 210 के बराबर है, 210 यूटिल्स का, यूटिल्स मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी मार्शल ने इसको बताया था। तो अब आगे देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मान लीजिए 20 का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि जो मुद्रा की मात्रा है 20 है और वहाँ पे 20 यूटिलिटी मिल रही है, 1500 है तो 210, 5000 है तो 400 यूटिलिटी मिल रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा है एक सेकेंड कि x अक्ष पे ना, x एक्सिस पे यहाँ था तो यहाँ पे यूटिल्स लेना है, यूटिल्स लेना है, नहीं x एक्सिस पे मुद्रा की मात्रा लेना है और y एक्सिस पे यूटिल्स, उपयोगिता की यूटिल्स, अर्थात यूटिल्स ये मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है। तो अब मान लीजिए कितना यूटिल्स मिल रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुद्रा की मात्रा 40 है, यहाँ मुद्रा की मात्रा है, तो यहाँ पे 20 रुपया हमने फिर लिया था। फिर हमने कितना लिया था, फिर हमने लिया था, एक सेकेंड, मुद्रा की इसको और साफ लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक, और साफ जरूरी है। तो चलिए इस प्रकार से हम बना ले रहे हैं। यहाँ पे y एक्सिस मान ले रहे हैं, x एक्सिस मान ले, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी मान ले रहे हैं, मुद्रा की मात्रा, और यहाँ पे हम मान लेते हैं उसकी उपयोगिता, उसकी टोटल यूटिलिटी या यूटिल्स। अब जब दोनों को हम मिलाएंगे ना तो ये वक्र हमें मिलेगा। अब देखिए टोटल उपयोगिता क्या है, जो प्रत्याशित उपयोगिता है ना उसको हम y एक्सिस पे मान रहे हैं, और जो उसकी मौद्रिक वैल्यू है ना उसको हम मुद्रा की, उसको हम 20 है, 1500 है, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 20 है, 1500 है और 5000, और इसकी यूटिलिटी उसकी नीचे है प्रत्याशित उपयोगिता, उससे मिलने वाला 20 यूटिल्स, 210 यूटिल्स और 400 यूटिल्स। जब दोनों को हम मिल के मैच करेंगे ना तो हमें कौन सा वक्र मिलेगा, टोटल यूटिलिटी कर्व या तो कुल उपयोगिता वक्र। इसको आप बना लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है, अपने नोटबुक में, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस इन्होंने यही बताया था, कहाँ कुछ चीज़ें और बताई थी। इन्होंने कहा ना कि लोग बॉन्ड कैसे लेंगे, कैसे जोखिम को, अब यहाँ पे तो सारी चीज़ें पैसा के रूप में तो हमें पता चल गया है, पता तो चल गया, लेकिन अब आखिर यूटिलिटी का मापन तो हो गया न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न के द्वारा, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा थोड़ा सा है तो हम केवल थोड़ा सा हम बता रहे हैं, क्योंकि उसके ज़्यादा आपको जानने की वो नहीं है, एग्ज़ाम में आता होता नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें से आएगा। जितना हम बताएं इतना है ना, इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। बस हम 3 चीज़ें बता दे रहे हैं कि इन्होंने बताया कि तीन प्रकार के लोग होते हैं अर्थव्यवस्था में। इसके बाद 3 प्रकार के लोग, ये तो रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क टेकर या रिस्क लवर, ठीक है। नंबर दूसरा तटस्थ होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो रिस्क के प्रति तटस्थ होते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में नाम हमें नहीं, मीडिएटर बोल सकते हैं, मीडिएटर जो तटस्थ होते हैं, ठीक है, तटस्थ। और तीसरा होता है रिस्क हेटर या रिस्क लूजर, रिस्क हेटर या रिस्क लूजर। अब इसको हिंदी में बता दे रहे हैं। जो रिस्क टेकर है ना वो जोखिम को पसंद वाले व्यक्ति होते हैं, दूसरा होता है जोखिम के प्रति तटस्थ व्यक्ति, अर्थात ले भी सकते हैं नहीं भी लेंगे, और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो जोखिम से बचना चाहते हैं, जिसे हम रिस्क सेवर बोलते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं,
और इनके लिए देखिए जो मुद्रा की उपयोगिता और तीनों के लिए मुद्रा की उपयोगिता अलग अलग होती है। जो यूटिलिटी उन्होंने बताया ना कि हम यूटिल्स को कैसे पता लगाएंगे, 5000 जो यूटिल्स 5000 रुपया है तो हमने बताया उसका 400 यूटिल्स है और उसे 400 यूटिलिटी मिल रही है, तो इस यूटिलिटी को कैसे पता लगाएंगे? इन लोगों के अलग अलग लोगों के आधार पे अलग अलग उपयोगिता होगी। अगर इसके ऊपर अगर मान लीजिए जो रिस्क टेकर लेना चाहता है उसके लिए अगर 5000 मुद्रा की उपयोगिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। सबसे नीचे वाले के पास जो लेना ही नहीं चाहता उसके लिए कम होगी, बहुत कम होगी। और जो हो सकता है ले हो सकता है नहीं ले, उसके लिए मीडियम में होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने मुद्रा की उपयोगिता की 3 प्रकृति बताया कि 3 प्रकृति के हिसाब से यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। इसको फिगर में भी हम बना सकते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। अभी बस आप इतना जानिए, दैट इज इनफ। क्योंकि ये नहीं कहीं एग्जाम में पूछ रहा है कि आपको किस एक्सिस पे क्या दिखाना है। इस वाले में जितना हम दिखाए हैं, जो हमने बताया है, एक चित्र बताया है, तो उस वही इनफ है, उसमें वही पूछता है, वही आपको बनाना होता है। और सारे जो चित्र हैं तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, चूँकि लेक्चर बहुत काफ़ी बड़ा हो गया और आपके लिए इनफ है, इतना गारंटी है कि उससे बाहर नहीं पूछेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो थियरीज़ है ये समझ में आ रही होंगी। ठीक, आपको हमने पूरी थियरी बताई है इसकी। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।